एक बार रिकैप शॉर्ट में करते हैं जल्दी से, ठीक है। एक बार जल्दी से शॉर्ट में सारी बातों को रिकैप कर लेते हैं। हम लोग का चैप्टर का क्या नाम था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसका फंक्शन कैसा हो, नॉर्मल, मतलब फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। उसके बाद क्या बात किए थे? WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये मतलब है कि कोई बंदा जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी तब है जब वो फिजिकली, है ना, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट है। इसके बाद बहुत तरह के प्रोग्राम हम लोगों ने बात किया था। तो उसमें बात किया था कि भारत जो है दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया, है ना। सबसे पहले सेक्स एजुकेशन को भारत ने ही अपने स्कूल में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया। 1951 में पहला प्लान लॉन्च किया जिसका नाम था FPP, फैमिली प्रोग्रामिंग प्लान। अकॉर्डिंग टू फैमिली प्रोग्रामिंग प्लान बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए, है ना, और प्रोग्राम बनाए गए जिससे कि पॉपुलेशन कम हो। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया था, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए। इसके दौरान FPP के दौरान जो 1951 में लॉन्च हुआ। इसके बाद जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसका क्या नाम था? RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस RCH के अंदर भी बहुत तरह के स्टेप्स लिए गए। जैसे कुछ स्टेप्स आपको बताया था कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में दिया जाने लगा। इससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमारे लिए सोर्स क्या है? स्कूल है, टीचर है, आपके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, ये सारे लोग हैं। ये सब बात कर चुके हैं ना। उसके बाद सीधा हम लोग क्या बात किए थे? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या बात किए थे? एक दो तीन टर्म बताया था, जैसे MMR का मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब कितनी ऐसी फीमेल है 1000 में से जो बच्चे को जन्म देने समय मर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? MMR बोलते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। उसके बाद एक IMR बताया गया। IMR का मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चे का जन्म हुआ, तो 1000 बच्चे का जन्म हुआ, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो विदिन 1 ईयर मर गए, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने की वजह से MMR गिरा, IMR भी गिरा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अभी भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पर ईयर वो लेस देन 2% है। लेस देन 2% का मतलब साफ से समझिए, अगर 1000 आदमी मर रहा है तो 1020 आदमी नए ऐड हो रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? 1000 आदमी मर रहा है तो 1000 नया आदमी ऐड हो रहा है। NCERT से चलिएगा तो 20 दिखाता है, और प्राइवेट पब्लिकेशन देखिएगा तो बोलेगा कि 1000 आदमी मर रहा है तो 1017 आदमी नए ऐड हो रहे हैं। तो आप 20 मानिए, 17 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये पेस कंटिन्यू रहा, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन का ग्रोथ होता रहा, तो आने वाले 35 से 40 साल में भारत जो होगा, इसका जो पॉपुलेशन होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का कुछ डाटा आपको बताया था। क्या डाटा बताया था? पूरी दुनिया का क्या डाटा बताया था कि 1900 में पूरी दुनिया की आबादी कितनी थी? तो 2 बिलियन थी, ठीक है। पूरे दुनिया की आबादी 1900 में 2 बिलियन था, और 2000 आते आते पूरी दुनिया का आबादी 6 बिलियन हो गया, और 2011 आते आते पूरे दुनिया का आबादी जो है वो 7.2 बिलियन हो चुका है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने भारत का पॉपुलेशन बात किया था। भारत की पॉपुलेशन जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पहला सेंसस हुआ भारत के अंदर, और उसमें यह पता लगाया गया कि भारत की आबादी 350 मिलियन है। कब? 1947 में। और जब 2000 आया तो 2000 में भारत की आबादी था 1 बिलियन। बात को समझिए, पूरे दुनिया की आबादी 2000 में 6 बिलियन था, और भारत की आबादी 1 बिलियन, मतलब 6% में से एक आदमी भारतीय है। पूरी दुनिया में 6 आदमी आप देखिए तो उसमें से एक आदमी कौन आपको मिलेगा? भारतीय मिलेगा। और 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी हुई? 1.2 बिलियन, और 2021 के नए सेंसस के अनुसार भारत की आबादी अभी 1.40 बिलियन है, 140 करोड़,
ठीक है। जबकि जबकि सोचने की बात यह है कि भारत जो है इतना ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाता है, फिर भी भारत की आबादी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले पढ़ाई चालू कराया कि यूके पॉपुलेशन मगर ग्रोथ की सबसे ज्यादा किसका है? भारत का है। ये पिछला क्लास का रिकैप हुआ। कंपनी की गलती है, ठीक है। कहीं कोई कंपनी की गलती नहीं है, गलती कंपनी के, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है भारत के अंदर और यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, और यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ये सारी समस्याएं हैं। अगला टॉपिक पे लॉन्च कर रहे हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या टॉपिक है? बात मत करिए पीछे, ध्यान सुनिए। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्शन, और कॉन्ट्रासेप्शन का ही दूसरा नाम लिखे हैं बर्थ कंट्रोल। कंट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल, कंट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल। पहले हेडिंग लगा लीजिए और ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में जो बताएंगे पहले। हेडिंग लगा लिए? हेडिंग लगा के सुनते रहिए। यो में देख देख के बोलिए। आओ इसमें देखना। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब समझिए। हीरो हीरोइन का शादी हो चुका है, बात को समझिए, बहुत डेंजरस सिचुएशन चल रहा है। मगर अरे शनिचर को शादी हुआ था ना, बात को समझ। शादी जस्ट होने के बाद एक प्रोसेस चलता है। अभी देखिए दिक्कत क्या है, अभी हीरो हीरोइन दोनों गरीब हैं, ना हीरो के पास नौकरी है ना हीरोइन के पास नौकरी है। शादी हो गया, मतलब परिवार वाला करा दिया, मगर अब वो लोग का शादी हो गया तो वो लोग रिप्रोडक्टिव एक्ट करेगा, मगर बच्चा जन्म नहीं देना चाहता है वो लोग, तो क्या लगाना पड़ेगा उसको? कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब ऐसा कोई भी मेथड जिस मेथड का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोका जा सके, मगर जो कोइटस है, रिप्रोडक्टिव एक्ट जो है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, उसको नहीं रोकना है। देखिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं करने दिया जाए तो इसमें से यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को ये सारे मेथड्स की जरूरत है? नहीं है। इस मेथड का जरूरत किसको है? जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में इन्वॉल्व है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, उसके लिए नहीं इसकी जरूरत है। नहीं तो किसी जरूरत है क्या इसका? बोलना का जरूरत है नहीं है। ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब इट इज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इवन ऑफ हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट। इट इज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इवन ऑफ हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट। ये वो मेथड है जिस मेथड में प्रेगनेंसी को रोका जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट बनने के बाद भी। ठीक है, सुनते रहिए। सबसे पहले एक आपको फ्लोचार्ट बताते हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है। एक मेथड है टेम्पररी। मेथड कैसा है? टेम्पररी मेथड। बात समझ रहे हैं? एक मेथड है कैसा? टेम्पररी। दूसरा जो है परमानेंट। अरे यार ये बोलता है टेम्पररी, दूसरा क्या होगा? परमानेंट ना होगा। मतलब ये जो होगा ऐसा मेथड होगा जिसको आप जब मन यूज करिए और जब नहीं मन है मत यूज करिए, मगर ये मेथड एक बार यूज कर लिए तो दोबारा फिर इसको वापस बैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेथड है। तो टेम्पररी और परमानेंट। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें एक आता है नेचुरल। क्या आता है? नेचुरल। और एक आता है, अरे एक नेचुरल तो दूसरा क्या होगा? मैन-मेड या आर्टिफिशियल। दूसरा क्या हो गया? आर्टिफिशियल। ठीक है, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। टेम्पररी मेथड को दो टाइप में बांटे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और ये जो एक कौन बात कर रहा है पीछे? तो क्या बात कर रहा है? पर क्या है क्या? एक बार पर ना बुढ़ाई तक याद रहेगा। ठीक है। परमानेंट मेथड में दो हैं,
कितने? 2। एक को बोलते हैं वासेक्टमी, क्या है? वासेक्टमी। और एक को बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। अभी इसके भी टाइप से अगले स्लाइड में लिखेंगे। पहले फिर से सुनिए। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन के 2 तरीके बनाए गए हैं, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। टेम्पररी के 2 बनाए गए हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। और ये जो टेक्निक होगा वो नेचुरल होगा, है ना, और इसमें कुछ टूल्स वगैरह डिवाइस वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये परमानेंट है, जिसका एक का नाम है वासेक्टमी, दूसरे का नाम है ट्यूबेक्टमी। सबके बारे में डिटेल बाद में करेंगे, इतनी बात को छापिए। आप समझ रहे प्रियंका? आप पिछले क्लास में नहीं आए थे? जी का बहुत मजेदार था। रिकवर्ड नहीं सारे मेथड्स का नाम बता रहे हैं, ठीक है? पहले सारा मेथड्स का नाम बता रहे हैं, बाइफर्केशन कर दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई करके चलिए देखिए। इस नेचुरल मेथड का फेल्यूर का चांस बहुत ही ज्यादा होगा। देखिए क्या क्या इसके अंदर है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। एक का नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या नाम है? नए नाम छोड़े, ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल में एक का क्या नाम है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरे का नाम है कोइटस इंटरप्टस। दूसरा क्या नाम है? कोइटस इंटरप्टस। इसका दूसरा नाम है विड्रॉवल मेथड। दूसरा नाम क्या है? विड्रॉवल मेथड। एक बोला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा क्या नाम दिया? कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल मेथड। एक का नाम है लैक्टेशनल एमिलोरिया। और इसका एक और दो नाम है, जैसे रिदम मेथड। क्या नाम है? रिदम मेथड। अब सुनिए, सबके बारे में बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। इतना उतारिए, उसके बाद बताते हैं, बताएंगे शॉर्ट में, सुनिएगा। नेचुरल मेथड में कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये नेचुरल है। जैसे सुनिए, पहला क्या लिखा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस लिखा है ना? क्या लिखा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब सुनिए। आपको याद है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पढ़ाया गया था? चुपचाप पहले तीनों के बारे में सुनिएगा, फिर तीनों के बारे में लिखवाएंगे। आपको सिखाया गया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, और कहा गया था कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है ना? अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो 14th डे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। 2 दिन आगे पीछे लेके चलते हैं, माने ये भी पॉसिबल है कि 14 दिन अगर 14th डे रिलीज होने वाला है तो 12th डे रिलीज हो गया, और ये भी पॉसिबल है कि अगर 14th डे रिलीज होने वाला है तो 16 डे ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं ना कि 10 से लेके 17वां दिन, बात सुनिएगा, पीरियोडिक साइकिल डे 1 से डे 28 तक चलता है ना? चलता है कि नहीं चलता है? तो 10th डे से लेके 17th डे के बीच रिप्रोडक्शन नहीं किया जाता है। बात को सुनिए, कोई फीमेल है तो फीमेल को पता होता है कि उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है, डेट पता होता है, हस्बैंड को बता देगी, पता ही चल जाएगा। तो 10 से लेके 17वां दिन कोइटस नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से लेके 17वां दिन सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाया जा रहा है। 10 से पहले बना सकता है और 17 दिन के बाद बना सकता है। तो वो जो समय है, उस समय में तो सेकेंडरी oocyte है ही नहीं। बात को समझिए, सेकेंडरी oocyte नहीं है। तो अगर सेकेंडरी oocyte नहीं है, स्पर्म चला भी गया तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा।
तो फर्टाइल पीरियड किसको माना जाता है? 10 से लेके 17वां दिन, और 10 से लेके 17वां दिन पे कोई टेस्ट नहीं किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? बट ये बहुत ही अनसेफ मेथड है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 दिन का ही, 21 दिन का भी होता है और 35 दिन का भी होता है, ये भी नॉर्मल ही माना जाता है। 21 दिन से कम है तब एबनॉर्मल माना जाएगा, 35 दिन से भी ज्यादा मान लीजिए 2-2 महीने में रिपीट हो रहा है तो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये समझे कि नहीं समझे? आप बताइए। नहीं समझे? फिर से सुनिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 10 से लेके 17वां दिन को फर्टाइल पीरियड माना जा रहा है। ठीक है, तो 10 से लेके 17वां दिन अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाया जा रहा है 10 से 17 दिन टाइम आ गया। 10 क्यों? कि 14th डे ओव्यूलेशन हुआ। आप सुने नहीं मेरी बात? 14th डे क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। तो 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी साइड आ गया ना, तो अब स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मगर अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ कम समय का होगा तो 12वां दिन में ओव्यूलेशन हो सकता है, 10वां दिन भी हो सकता है। इसीलिए 10 से लेके 17वां दिन को फर्टाइल टाइम माना जाता है। फर्टाइल पीरियड, अनसेफ पीरियड। फर्टाइल क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। और अनसेफ क्यों? जो नहीं चाहता है प्रेगनेंसी उसके लिए वो समय तो अनसेफ ही है ना। बात समझिए, दोनों एस्पेक्ट को देखिए। जो चाहता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके लिए 10 से 17वां दिन को क्या बोला गया? फर्टाइल पीरियड। और जो चाहता है कि नहीं सेक्सुअल कांटेक्ट तो बनाए और प्रेगनेंसी नहीं हो उसके लिए 10 से 17वां दिन अनसेफ पीरियड माना जाएगा। आया ना? इस मेथड का क्या नाम है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड। बात समझ रहे हैं? और सुनिए दूसरा क्या लिखा है? कोइटस इंटरप्टस। कोइटस का मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटरप्टस का मतलब इंटरप्ट करना। मतलब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से क्या बता रहे हैं। इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाएगा और जैसे ही स्पर्म रिलीज होने वाला होगा ना, सेमन रिलीज होने वाला होगा ना, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस टेक्निक को समझिए। इसमें क्या हो रहा है? जब इजैकुलेशन होने वाला है, इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाएगा। मगर एक बूंद भी अगर सेमन उसमें गिर गया तो एक बूंद सेमन में मिलियंस ऑफ स्पर्म के सेल हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला कि नेचुरल मेथड बहुत ही अनसेफ मेथड है। बात समझ रहे हैं? दूसरा मेथड समझे कि नहीं? दूसरा मेथड में क्या करता है कि द पेनिस इज टेकन आउट जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं। इसीलिए लिखा विड्रॉ। विड्रॉ माने क्या होता है? बाहर निकालना। आप जाते हैं ना एटीएम वगैरह तो लिखा होता है विड्रॉ, पैसा निकालना, तो आप क्लिक करते हो उसमें विड्रॉ। चलिए तीसरा मेथड सुनिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया। 3 ही मेथड है नेचुरल में। तीसरा मेथड का क्या नाम है? लैक्टेशनल एमिनोरिया। सुनिएगा ध्यान से क्या बताने वाले हैं। बच्चे का जन्म जब हो जाता है उसके बाद तो मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है ना। और ये जो मिल्क का फॉर्मेशन है, जब तक मिल्क का फॉर्मेशन होता रहेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा, मतलब तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सुनिएगा जो बताना चाह रहे हैं। एक फीमेल है जिसने बच्चे को जन्म दिया और वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, माने बच्चे को दूध पिलाती है खुद। ठीक है, अगर तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन को रोक के रखेगा अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। माने अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, माने खूब दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तब क्या होगा? उसके अंदर जो है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहेगा और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़े रहने की वजह से एफएसएच का लेवल घटा रहेगा और एफएसएच का लेवल अगर घटा रहेगा, एलएच का लेवल घटा रहेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो उस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं होगा। बात को समझिए, अगर वो बच्चे को अच्छे से दूध पिलाती है ना, तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, फिर भी सेक्सुअल कांटेक्ट वो बना रही है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ ही होगा? सेकेंडरी साइड ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? मगर ये तीनों के तीनों मेथड बिल्कुल अनसेफ है। इसका मैंने क्या बताया? इसमें क्या लिखा था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस लिखा था ना कि 10 से 17वां दिन। तो ये जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, रिलीज हो भी जा सकता है। इसमें
इसमें मान लीजिए पेनिस निकालते वक्त एक बूंद सेमन गिर गया, एक ड्रॉप सेमन में मिलियंस ऑफ स्पर्म के सेल है और एक को फर्टिलाइज करने के लिए तो एक स्पर्म ही काफी है ना, वो मिलियंस में है और इसका भी चांस, इसका भी फेल्यूर रेट सबसे ज्यादा है, इसका भी फेल्यूर रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती अच्छे से तो वो क्या है एफएसएच एलएच का लेवल जो है वो सीधे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट होगा। बात को सुनिए, बच्चे के जन्म होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, जब तक वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी तब तक जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा इसका मतलब कि सेकेंडरी यूसेज नहीं बना है, फॉलिकल्स डेवलप नहीं हुए हैं, प्रेगनेंसी कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। चलिए तो हेडिंग लगाइए पीरियोडिक एब्सेंस, समझे? In this method, coitus is avoided during tenth to 17th day of menstruation cycle, 10th to 17th day of menstruation cycle is known as fertile or unsafe period. So coitus is avoided to prevent pregnancy. Its failure rate is high due to uncertainty in periods. चलिए कॉपी करिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपका कौन बात कर रहा है, एक बात फिर से सुनिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस समझे कि नहीं समझे, आप समझे कि नहीं समझे? क्या होगा इसमें, इसमें सेक्स को अवॉइड किया जाएगा कब, 10 से लेके 17वां दिन तक। क्यों? क्योंकि इस समय को फर्टाइल टाइम माना जाता है। नेचुरल मेथड है, कोई सामान यूज कर रहा है क्या ना? नहीं ना, तो इस मेथड का नाम नेचुरल मेथड। इंटरप्टस या विड्रॉवल मेथड, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से सब लोग, कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल मेथड। अरे यार इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, निकाल देते हैं, इज टेकन आउट जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात सुनिए, तो बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन का डेफिनेशन तो लिखे नहीं हम लोग, नहीं लिखे ना, तो कॉपी के माथा पे पहले बर्थ कंट्रोल का डेफिनेशन लिखिए, फोरहेड ऑफ द कॉपी क्या हुआ, जाइए लिखिए तो कॉपी के माथा पे जरा डेफिनेशन बर्थ कंट्रोल का। इट इज द मेथड ऑफ, बोल रहे हैं, इट इज द मेथड ऑफ, it is the method of avoiding pregnancy
इज द नहीं यार, इसका नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड डेफिनेशन है। इट इज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। अरे गोपी के माता नहीं है। इट इज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी even of having it is the method of avoiding pregnancy even of having sexual contact, even of having sexual contact. It is the method of avoiding pregnancy even of having sexual contact. Okay, done? चलिए इसको फिर से सुनते हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखा जाए। लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, सुनिए क्या हो रहा है इसमें। सब्जेक्टिव में नंबर नहीं ना कटेगा ना, अंग्रेजी के एग्जाम इसमें क्या बात की है मुझे बताइए हमको, क्या बोला इसमें। लैक्टेशनल एमिनोरिया एक ऐसा नेचुरल मेथड है जिस मेथड में इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराने से होता क्या है, एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो गिरा रह जाता है, जिसके वजह से फॉलिकल्स डेवलप नहीं करते हैं, है ना। एलएच सर्ज नहीं होता, सेकेंडरी इंसेक्ट रिलीज नहीं होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। बात समझ रहे हैं। और ये इफेक्टिव कब है, तो 6 मंथ तक ही इफेक्टिव है। 6 मंथ के बाद ये मेथड है वो इफेक्टिव नहीं होगा, आगे तक फिर से प्रोसेस सारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लैक्टेशन पीरियड लड़की ए इधर सुनिए, आप लोग ज्यादा पढ़िए क्या, घर से पढ़ गए हैं क्या। In this method, है ना, of birth control, intense breast feeding is done to avoid pregnancy. This method is ब्रेस्ट की स्पेलिंग है? ब्रेस्ट की स्पेलिंग This method is effective till 6 months after parturition। समझ गए parturition? जी सर। ये मेथड कब तक इफेक्टिव है? 6 6 महीने तक ही इफेक्टिव है, 6 महीने के बाद नहीं। 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, उसके बाद वापस से प्रोसेस क्या हो जाएगी, सारा नेचुरल सेट है। लेकिन बच्चा 6 महीने का हो गया ना, अब बच्चा को कुछ घर का खाना खाना चालू कर देना चाहिए। इसीलिए बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर मिल्क वगैरह बनना धीरे धीरे कम होने लगता है। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए 6 महीने तक ही इफेक्टिव है और 100% श्योरिटी भी नहीं है इस मेथड की। ठीक है, सब चांस है। लैक्टेशनल एमिनोरिया हो गया। नेचुरल मेथड का तीनों टॉपिक हो गया ना, एक था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा था कोइटस इंटरप्टस और तीसरा क्या था, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगला जो हेडिंग है वो कौन सा, आर्टिफिशियल मेथड, यही है ना। अगला कौन सा है, आर्टिफिशियल मेथड, मैनमेड मेथड। लिखो पहले आप लिख लीजिए। अभी आराम से 10 मिनट चलने दीजिए, 10-15 मिनट चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं कम पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे को मैं देखा इन लोग का हाल कैसा था। कमल बना गया और बना गया। चलिए, आर्टिफिशियल मेथड सुनिएगा। इसमें ना डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा।
टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ पैसा खर्चा होगा। इसके पीछे का 1 रुपया खर्च नहीं था। इसका पिछला जो मेथड था उसमें 1 रुपया भी खर्चा, अरे भाई सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, स्पर्म रिलीज होने वाला पेनिस बाहर कर दिया, इसमें कहीं खर्चा आएगा? कोई खर्चा आएगा? नहीं ना। 10 से लेकर 17वां दिन तक सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो कुछ खर्चा आ रहा है। अब देखिए यहाँ खर्चा आएगा। मैं इसमें एक आज वो डिवाइस का दाम भी बता दूंगा आपको, ठीक है? सुनना, देखिए पहला जो मेथड है इसका नाम है बैरियर मेथड। क्या नाम है? बैरियर। ये मेथड सबने पढ़ाया 10वां क्लास में, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का दूसरा नाम है मैकेनिकल मेथड। क्या नाम है? मैकेनिकल मेथड। बैरियर मेथड का दूसरा नाम मैकेनिकल मेथड। दूसरा जो मेथड नाम है उसका नाम है ओरल मेथड। ओरल मेथड बताया जाएगा। तीसरा जो है वो है आईयूडीज। क्या नाम है? आईयूडीज का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडीज का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसका एक और नाम है आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। आईयूडीसी नहीं, आईयूसीडी। डीसी का दोनों है, या तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलिए, एस का मतलब प्लूरल के लिए लिखा गया। एक मिनट रुकिए, मैं नीचे लिख रहा हूं। ये या और ये आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला जो है उसका नाम है इंजेक्टेबल्स। क्या नाम है? इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शन। इंजेक्टेबल या इंजेक्शन। और अगला जो मेथड का नाम है वो है इम्प्लांट्स। क्या नाम है? मतलब आर्टिफिशियल मेथड कितने हो गए आपके पास? 5 तरीके से, सही? बैरियर मेथड, ओरल मेथड, आईयूडीज या आईयूसीडी, या इंजेक्टेबल या इंजेक्शन, या इम्प्लांट्स। आईयूडीज का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। बस इतना ही। आज की क्लास इतना ही, बाकी की बात अगले क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।